गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज करंट अफेयर में हम जून का महीना शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मई महीने से हमने करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है। तो जिन साथियों ने अभी तक वो सारे वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाइए और मई के महीने की सारी वीडियो आप देख लीजिए। 150 प्लस क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कराए हैं विद सारे फैक्ट, यानी कि मई महीने के टॉप एक 150 प्लस क्वेश्चन आपके वहां मिल जाएंगे सारी पीडीएफ के अंदर। और वो सारी पीडीएफ कहाँ मिलेंगी आपको? हमारे एप्लीकेशन रोहित स्टडी पॉइंट पर। तो एक बार उनको देखिए, देखने के बाद पीडीएफ को डाउनलोड करना, फिर उसको पढ़ना। यकीन कीजिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। और आज हम शुरू कर रहे हैं जून की प्रथम क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले सभी साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा देना ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने बाकी दोस्तों में, अपने बाकी ग्रुप में, क्योंकि ये करंट अफेयर की सीरीज हमारी ऐसे ही चलने वाली है रोज सुबह। तो सभी साथी 8 साढ़े 8 बजे के आसपास तैयार रहें। आपको डेली वीडियो मिलने वाली है, यानी कि जून के महीने की। बस क्लास को शेयर करते रहना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करना है और अपने दोस्तों को ग्रुप में सबको शेयर करना है। तो देखते हैं आज की क्लास का जो हमारा पहला सवाल रहने वाला है। चलिए, हर साल वैश्विक स्तर पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन किस तिथि को होता है? देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि हमने जून की पहली तारीख से करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया है। तो आप जानते हैं कि जितनी भी एक्टिविटी यदि आज होंगी तो सबकी न्यूज इनको कल मिलेगी, यानी कि कल हम पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से हम 31-30 मई तक का करंट अफेयर इसमें ले लेंगे। तो देखिए भी इसका जो आंसर होने वाला है वो साथियों क्या, 31 मई। यानी प्रत्येक 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी कि तंबाकू नहीं हमको खाना चाहिए, निषेध है, उसे खाने से दिक्कत होती है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम मनाते हैं। तो 31 मई को यह दिवस मनाया जाता है और इसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मार्गदर्शन में किया जाता है। मुख्य विषय यानी कि थीम की बात करें तो आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। देखिए भी तंबाकू खाने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं आप सभी जानते हो। आए दिन टेलीविजन पर या फिर मान लीजिए कहीं भी आपको सूचनाएं मिल जाएंगी, उस पर लिखा भी रहता है कि तंबाकू खाने से ये समस्याएं आपको हो सकती हैं। फिर भी लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं। तो उन सबको जागरूक करने के लिए ये चीजें हैं। तो इस दिवस की स्थापना WHO के सदस्य देशों द्वारा कब, 1987 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, याद रखना। एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले भारत देश में हर साल लगभग 13 लाख लोग तंबाकू जनित गंभीर बीमारियों के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि भारत में तंबाकू का कितना बड़ा क्रेज है, चाहे वो गगन, गुटखा, सुरती, जने क्या क्या आते हैं, कुबेर सुबेर। तो इन सब को मिलाकर देखिए 13 लाख लोग तंबाकू जनित गंभीर बीमारियों के चलते अपनी जान गंवा देते हैं हर साल। तो आप समझ सकते हैं कि अपने देश के अंदर तंबाकू को लेकर कितनी ज्यादा पाबंदियां लगाने की या जागरूक करने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा देखिए मई महीने के मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट डेज हैं और किस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है वो सब मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। आप आराम से इनको पढ़ लें। जैसे 1 मई को मनाते हैं श्रमिक दिवस, 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई को मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस, 7 मई को मनाते हैं विश्व एथलेटिक्स दिवस। उसके अलावा इनकी थीम भी सामने लिखी हुई है, इनको आप आराम से पढ़ लेना। 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को मनाते हैं थैलीसीमिया दिवस, 10 मई को मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। सबकी थीम सामने लिखी हुई है और थीम हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए हर एक थीम को आप लोग मतलब याद रखना है। करंट अफेयर ऐसा होता है, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी सब में सवाल बनते हैं आपके। जैसे कि ये देखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, थीम क्या है, समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, तो याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे 12 मई को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 16 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 17 मई को मनाते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, 18 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई को मनाते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। उसके अलावा 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 23 मई को मनाते हैं कछुआ दिवस, 25 मई को मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस और 25 मई को मनाते हैं विश्व फुटबॉल दिवस। 27 मई को हम मनाते हैं विश्व आपातकालीन चिकित्सा दिवस, 30 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस और 31 मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिसकी मैंने अभी आपको बात बताई थी कि भारत में हर साल 13 लाख लोग तंबाकू से ग्रसित होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की संघर्ष से जुड़ी यौन हिंसा की ब्लैकलिस्ट में रूस के साथ किस अन्य देश को शामिल किया गया है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है।
अभी आप जानते हो युद्ध वगैरह हुआ था, तो उसमें जो लोग बंदी बनाए गए थे, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, तो उनका कहीं न कहीं शोषण हुआ है। तो उन चीज़ों को लेकर एक तो रूस और दूसरा कौन-सा देश है? इज़राइल सामने आया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मानवाधिकार उल्लंघन की ब्लैक लिस्ट में रूस के अतिरिक्त इजरायल को भी शामिल किया है। और यह सख्त निर्णय यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस, कभी कभी इनका नाम पूछा जाता है कि यूएनओ के जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम याद रखना, एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने फैसला लिया है। और रिपोर्ट में दोनों ही देशों के सशस्त्र बलों पर युद्ध के दौरान बलात्कार और यौन हिंसा के आरोप लगाए हैं। अगर बात करें इसराइल की, तो इसराइल पर मुख्य रूप से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक क्षेत्रों में फिलिस्तीनी बंदियों यानी पुरुष, महिला और बच्चों के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। उसके अलावा देखिए, दूसरी ओर अगर बात करें रूस पर यूक्रेनी नागरिकों और युद्ध बंदियों के खिलाफ यौन हिंसा और प्रार्थना के 310 से अधिक मामलों की पुष्टि होने का दावा है। यानी कि युद्ध के दौरान ये इजराइल और रूस दोनों ने मिलकर ये काम किए हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, मुद्रा वहां की न्यू शकेल है। मुद्रा याद रखना, क्योंकि यूपिटर प्लस सी के पेट में एक मुद्रा आपसे पूछी जाती है और एक राजधानी आपसे पूछी जाती है। और राजधानी मुद्रा ऐसे ही देशों की आती है जो वर्तमान में सुर्खियों में रहे हैं, तो इसलिए याद रखना। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इनका नाम भी याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जाने माने राजनेता जाने जानसा ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम क्या है भाई? तो नाम तो उनका है जाने जानसा। अगर हम देश की बात करें तो वो देश है स्लोवेनिया। कौन सा देश है? स्लोवेनिया देश है। तो जाने जान्स को यूरोपीय देश स्लोवेनिया का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया है। उन्होंने 22 मई 2026 को देश की 90 सदस्य संसद में 51 मतों के बहुमत के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। यानी कि 90 सदस्य वहां पर हैं, 51 सीटें उन्होंने वहां पर जीती हैं, याद रखना। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनका चौथा कार्यकाल शुरू होने वाला है। जानिन जॉनसन ने पूर्व प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलेब, यानी इनका नाम में पूछ लेगा कि इन्होंने किन की जगह स्थान लिया है नए प्रधानमंत्री के रूप पर, तो उनका नाम क्या है? रॉबर्ट गोबोल। उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? स्लोवेनिया डेमोक्रेटिक पार्टी है। राजधानी इसकी याद रखना, लजू लजूबल जाना। मुद्रा क्या है? यूरो। तो इस तरह की मैंने बताया ना कि यूपी ट्रिपल एस पैट के अंदर इसी तरह की राजधानियां आपसे पूछी जाती हैं। और इस बार पैट का एग्जाम भी होना है, जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है जुलाई के महीने में। तो लजुलबन जाना याद रखना आप लोग, राजधानी है स्लोवेनिया। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? यानी देश की पहली, और जो भी देश में पहला होता है ना वो क्वेश्चन आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने। अब तेलंगाना जानते हो आप लोग, 2014 में ये बना था आंध्र प्रदेश से कटकर। तो राज्य की बात करें तो तेलंगाना। और हम देखें कि इस पावर प्लांट का उद्घाटन 27 मई 2026 को कहां पर? खम्मम जिले के वेंकटापुरम गांव में हुआ है। तो ये गांव का नाम और जिले का नाम भी याद रखना आप लोग। पूछ लेगा कि तेलंगाना के किस गांव से इसकी शुरुआत हुई है, तो गांव का नाम हो जाएगा वेंकटापुरम। ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित इस नए सौर संयंत्र की कुल विद्युत क्षमता 1 मेगावाट है। इस पहल से महिला समूह को हर दिन 14 से 15 हजार रुपए और प्रति माह लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए की आय होने का अनुमान है। तो महिलाओं के लिए देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मतलब कि जितनी महिलाएं हमारे देश में अग्रणी होंगी यानी आगे निकलेंगी, समझ ली उतना ही देश का विकास होने वाला है। तो उसी क्रम में एक योजना आपकी और शुरू कर दी है तेलंगाना में। तो आप समझ सकते हैं कि हर दिन 14 से 15 हजार और एक महीने में 4.5 से 5 लाख रुपए की आय होने का अनुमान है। यह पूरी परियोजना तेलंगाना सरकार की इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। राज्य सरकार ने भविष्य में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रिड में कुल 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा जोड़ने का एक व्यापक लक्ष्य भी रखा हुआ है। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिए। भविष्य की तकनीकी जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भारत ने हाल ही में किस वैश्विक शक्ति के साथ एक अहम समझौते पर स्वाक्षर किए हैं? तो वो किसके साथ में किए हैं? तो अमेरिका के साथ में किए हैं। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका। तो देखिए मैं आपको बता दूं, देश तो अमेरिका हो ही गया। यह समझौता 26 मई 2026 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। और कहां पर हुआ है? हैदराबाद हाउस। कभी हैदराबाद आप समझ लो तेलंगाना वाला, हैदराबाद हाउस कहां पर है? नई दिल्ली में। तो वहीं पर यह हुआ है।
तो क्वाड, क्वाड जानते हो ना भाई, इसमें 4 देश आते हैं, जैसे कि अपना भारत, इंडिया है, इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और एक जापान है। तो क्वाड जो है आपका 4 देशों का समूह है जिसकी स्थापना की गई थी। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, अमेरिका आता है, जापान आता है और अपना भारत आता है। ठीक है। तो क्वाड देशों की बैठक के दौरान इस दस्तावेज पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री, इनका नाम आप याद रखना, क्या नाम है, मार्को रूबियो। तो ये नाम आपसे किसी परीक्षा में पूछ लेगा कि भैया क्वाड देशों की जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें अमेरिका के रक्षा मंत्री आए थे, सॉरी विदेश मंत्री आए थे, तो उनका नाम क्या है? तो नाम उनका है मंत्री मार्को रूबियो। इस करार के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई और अमेरिकी एजेंसी यानी यूएसजीएस संयुक्त रूप से दुर्लभ खनिजों की खोज करके खनन का कार्य करेंगे। तो ये दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। इस रणनीति कदम का सबसे मुख्य उद्देश्य वैश्विक खनिज प्रसंस्करण और रिफाइनरी बाजार में मौजूद चीन के भारी एकाधिकार यानी 70% से 90%। आप समझ सकते हो कि चीन का कितना बड़ा परसेंटेज है पूरे विश्व के अंदर, 70% से लेकर 90% तक को चुनौती देना है दोनों को मिलकर, यानी भारत और अमेरिका को। यह समझौता भविष्य में भारत की इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने का मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो अमेरिका और भारत मिलकर खनिजों के मामले में देखिए शोध करने वाले हैं, और जहां तक चाइना 70% से 90% तक काबिज है, उससे चुनौती देने वाले हैं दोनों मिलकर। आगे देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा कितने वीर भारतीय शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित डैग हेमर स्कोजाल्ड, कौन सा पुरस्कार है भाई? तो डैग हेमर स्कोजाल्ड मेडल से सम्मानित करने का अनाउंसमेंट किया है। तो देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ द्वारा ये पुरस्कार 2 भारतीयों को मिला है, उनके नाम भी याद रखने हैं। देखिए, विश्व भर में शांति अभियानों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 2 भारतीय सैनिकों को इस वर्ष इस सम्मान के लिए चुना गया है। इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने गए पहले व्यक्ति कौन है? वीर लॉन्स हवलदार हरभजन सिंह हैं, याद रखना, जिन्होंने कांगो गणराज्य के लिए मोनुस्को मिशन के दौरान वीरगति प्राप्त की थी। कौन सा भैया? मोनुस्को मिशन। ये मिशन भी आपसे पूछ लेगा कि हरभजन सिंह ने जो वीरगति प्राप्त की थी किस मिशन के तहत की थी और कहां पे की थी? तो कांगो गणराज्य के मोनुस्को मिशन में। दूसरे वीर भारतीय नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान हैं, जो दक्षिणी सूडान के अनमिस मिशन में तैनात थे। कौन से में? अनमिस मिशन में तैनात थे। तो दोनों के नाम याद रखने हैं, हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान, यानी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए याद रखिएगा। इसके अलावा भारतीय सेना की जाबाज अधिकारी, ये भी याद रखना है, मेजर अभिलाषा बराक को भी 2025 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। मेजर बराक ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के दौरान भारतीय बटालियन की फीमेल एंगेजमेंट टीम का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। तो 3 नाम याद रखना, मेजर अभिलाषा बराक, उनके अलावा देखिए हरभजन सिंह, सुजीत कुमार प्रधान, इन तीनों को अलग अलग तरीके से पुरस्कार दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी हर क्वेश्चन के पीछे जो फैक्ट होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन करने से आजकल के एग्जाम नहीं निकलते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए उसके सारे फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो साथियों, वही सब चीज़ें जो मेन होती है वो सब मैं क्लास में लेता हूँ। तो बस सभी साथी क्लास को शेयर करते रहना, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने भाइयों में, अपनी बहनों में, क्योंकि यहाँ आपको हर महीने के टॉप 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसी तरह से। देखिए भाई, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो वर्ष 2026 में खेले गए 19वें इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल टूर्नामेंट का खिताब किस फ्रेंचाइजी टीम ने जीता है? तो इसके बारे में तुम्हें क्या ही बताऊंगा, मोदी जी के फैन और आरसीबी के फैन है ना, तो भाई दोनों का माहौल अलग ही रहता है। तो देखिए आंसर क्या हो गया इनका? आरसीबी। तो आरसीबी ने जीत लिया। ये सब चीजें दे रखी है आप लोगों को। देखिए आईपीएल 2026 की यदि हम बात कर लें तो 19वां एडिशन था, यानी कि 19वां संस्करण था। कुल 10 टीमों ने भाग लिया, कुल 74 मैच हुए हैं। संस्करण बता दिया मैंने, 19वां है। समापन कहाँ पर हुआ है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। और प्रोजेक्ट कंपनी कौन सी है? टाटा आईपीएल, है ना। जीता कौन है भैया? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यानी जानते हैं आप लोग विराट कोहली की ये टीम है, उनके नाम से ये प्रसिद्ध है। और यानी किनको हरा कर जीते हैं? तो वह है उपविजेता गुजरात टाइटंस, यानी कि शुभमन गिल वाली 13 करोड़ रुपए की राशि उनको मिली है। और जीतने वाले को कितना पैसा मिला है? 20 करोड़, ये भी याद रखना आप लोग। तीसरा स्थान वाले को 7 करोड़ मिला है और चौथे वाले को 6.5 करोड़ मिला है। उसके अलावा देखिए, अगर हम बात कर लें
वैभव सूर्यवंशी तो आप जानते हो, इस बार का आईपीएल अगर आपने देखा है तो इस लड़के ने बहुत अच्छा ऑरेंज कैप किसको मिला है, तो सबसे अधिक रन बनाए और किस स्ट्राइक रेट से बनाए ये भी आपने देखा होगा। पर्पल कैप किनको मिली है भैया, तो रबाडा को मिली है, 10 लाख रुपए मिले हैं। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर, सूर्य क्या नाम है इनका, वैभव सूर्यवंशी। और प्ले ऑफ में प्लेयर ऑफ द मैच, यानी कि अंत में जो मैच हुआ था आपका, तो प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली साहब हुए हैं। सर्वाधिक रन इन्हीं के हैं, सूर्यवंशी जी के। सर्वाधिक विकेट रबाडा के हैं। सर्वाधिक 2 बार शतक मारे हैं संजू सैमसंग ने, और सर्वाधिक अर्धशतक मारे हैं साई सुदर्शन ने। तो इस तरह से आप लोग देखा जाए, सबसे अधिक छक्के जो लगाए हैं वैभव सूर्यवंशी ने, यानी कि क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया था। चौकों की बात करेंगे तो साई सुदर्शन ने। तो ये सब क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। टाटा आईपीएल आप 26 आप जानते हो आरसीबी जीत चुकी है। टी20 का ये 19वां संस्करण था। फाइनल में गुजरात को हरा के जीता है। व्यक्तिगत की बात करें तो बता दिया मैंने, वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप मिली है, सबसे ज्यादा रन बनाए 776। और बात करें हम लोग 29 विकेट लेने वाले, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले रवाडा को क्या मिला है, पर्पल कैप मिली है। तो यही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इससे पहले की भी आरसीबी जीती 2025 का भी। तो 2025 और 2026 यानी कि दोनों आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी जीत चुकी है। तो आरसीबी वाले जितने भी समर्थक हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम तो भी देखो एमआई के फैन हैं, यानी कि मुंबई इंडियंस। चलो आगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मिशन क्वीन पाइपलाइन योजना शुरू की है? ये किसने की है भाई, तो ये साथियों की है त्रिपुरा ने। किसने की है, त्रिपुरा ने। अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर भारत के खूबसूरत राज्य त्रिपुरा में इस कृषि मिशन का शुभारंभ कर दिया है। इस योजना को लॉन्च करने के दौरान त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है भैया, तो त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम भी याद रखना, डॉक्टर मणिक साहा, ये इनका नाम है। इसका मुख्य उद्देश्य त्रिपुरा में उगाई जाने वाली जीआई टैग प्राप्त अनानास की किस्म को एक प्रीमियम अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के तौर पर स्थापित करना है। यानी कि जो किस्म वहां उगाई जाती है अनानास की, उसको एक बड़े पैमाने पर आपको प्रस्तुत करना है। जीआई टैग इसको मिल चुका है। आगे देखते हैं। दुनिया भर में डेयरी उद्योग के महत्व को रेखांकित करने वाला विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है अभी, तो ये मनाया जाता है आपका 1 जून को। याद रखना 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। चलिए, उसके अलावा थीम इस बार की क्या है, महिला किसानों का सम्मान। ठीक है, यानी कि जो डेयरी सेक्टर में महिलाओं के योगदान को सलाम करते हैं। यानी कि अगर दूध का उत्पादन ज्यादा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का योगदान ज्यादा होता है, क्योंकि पशुओं को देखरेख करना, चारा वगैरह ज्यादातर महिला उसमें लगी रहती हैं। तो शुरुआत की बात करें तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2001 में की गई थी। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत का भैया पहला स्थान है, ये भी याद रखना आप लोग। और भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला राज्य है। यानी कि अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक जो दूध उत्पादन है भारत में होता है। और भारत में बात करें किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो वो अपना उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए भारत में श्वेत क्रांति, ये क्वेश्चन जीएस में आता है आप लोगों के, श्वेत क्रांति लाने वाले डॉक्टर वर्गीश कुरियन के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जून को। अगर राष्ट्रीय वाला पूछेगा आप लोगों से तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और किन की जयंती पर मनाते हैं हम लोग, तो डॉक्टर वर्गीश कुरियन की जयंती पर। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखना। जाने माने अर्थशास्त्री अहमद अल अमीन लो को हाल ही में किस पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्र का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो वो बनाए गए हैं सेनेगल के। याद रखना सेनेगल के नए प्रधानमंत्री बने हैं साहब, क्या नाम है इनका, तो सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरू डियोमाई फाई ने 25 मई 2026 को उनकी नियुक्ति की सार्वजनिक घोषित की। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है अहमद अल अमीन लो, ये प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और राष्ट्रपति वहां के कौन है, बासिरू डियोनामे फाई। तो इन्होंने उनको शपथ वगैरह या अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री उस्मान सोको की जगह ली है। वे अतीत में सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट के अंतर्गत सेनेगल के राष्ट्रीय निदेशक के पद पर रह चुके हैं। राजधानी इंपोर्टेंट है आपकी, जैसे मैं बता चुका हूं कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में अक्सर, खास करके जब पेट का एग्जाम आपका होगा, तो वहां इसी देश, ऐसे ही देशों की राजधानी और मुद्रा आपसे पूछी जाती है। तो राजधानी वहां की डकार है, ठीक है, और वहां की मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, सेनेगल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित
एशियाई रिले एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के किस प्रमुख शहर को सौंपी गई है? तो वो सौंपी गई है, देखिए भैया, चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ कहाँ पड़ता है आप सब जानते हैं, तो ये होने वाली है चंडीगढ़ में। तो शहर चंडीगढ़ हो गया आपका। 2027 की एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान होने वाला है। खेलों का आयोजन मई 2027 में। चंडीगढ़ को लगभग 38 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल इवेंट की मेजबानी का अवसर मिलने वाला है। यानी कि 38 साल पहले कभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खेल हुए थे, अब जाकर आपको मौका मिला है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ शहर ने वर्ष 1989 में एशियन रोइंग चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। आगे देखते हैं, खराब मौसम के कारण हवाई उड़ानों की देरी को कम करने के उद्देश्य से भारत का पहला स्काई कास्ट मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है भाई? दिल्ली में। तो याद रखना आप लोग, यह प्रणाली भारत की पहली विमानन, मौसम और कोहरा निगरानी तकनीक प्रणाली है। कभी देखा होगा आप लोगों ने, खराब मौसम के, खराब कोहरे की वजह से जो हवाई जहाज वगैरह है हमारे कहीं ना कहीं क्रैश हो जाते हैं, टकरा कर गिर जाते हैं, तो वहां दुर्घटना हो जाती है। तो उन सब के चलते ये प्रणाली लाई गई है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मिशन मौसम कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा, तो इंपॉर्टेंट है कि भैया किस मिशन के तहत या किस कार्यक्रम के तहत इसको लॉन्च किया है? तो मिशन मौसम की। यह मशीन हर 5 मिनट में मौसम डेटा एकत्र करती है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर पायलटों को चेतावनी भेजती रहती है कि भाई आगे अब मौसम ऐसा रहने वाला है, अब मौसम में कोहरा ज्यादा आने वाला है, मौसम में तूफान, बारिश, ये सब चीजें होने वाली हैं। जब वो अपडेट रहेगा पायलट, तो उसी के हिसाब से उस विमान को हैंडल करेगा। तो भारत ऐसा करने वाला विश्व में 19वां देश बन चुका है। यानी कि ये प्रणाली अब हमारे यहाँ पर आई है, हमसे पहले 18 देश इसे अपना चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। हांगकांग में संपन्न हुई 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारतीय दल को कौन से स्थान पर प्राप्त हुआ? यानी भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स में? तो देखिए, दूसरे स्थान पर भारत रहा है, मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं। तो भारतीय युवा एथलीटों ने एशियाई चैंपियनशिप की पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आयोजन 28 मई से 31 मई 2026 के बीच में हांगकांग। हांगकांग भैया आपका चीन में पड़ता है, नहीं हांगकांग, ये हांगकांग नहीं है, हांगकांग है, इसको हांगकांग बोलते हैं। भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिनमें 10 स्वर्ण पदक हैं, 5 रजत हैं और 4 कांस्य, और पदक तालिका में दूसरे नंबर पर रहा है। भारत का यह अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक प्रदर्शन माना जा रहा है। यानी कि अब तक भारत ने जितनी बार प्रतियोगिता में भाग लिया है, उन सब में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इसी साल किया है, यानी कि सबसे बेस्ट वाला। तो कितने पदक? 19 पदक जीते हैं, जिसमें 10 स्वर्ण हैं, 5 रजत हैं और 4 कांस्य। इसके अलावा इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में चाइना पहले नंबर पर है 25 पदक के साथ, जबकि जापान इसमें 18 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में देखिए, महिला हाई जंपर पूजा सिंह, ये बहुत सुर्खियों में है, और पुरुष हाई जंपर भैया बसंत कुमार मेघवाल का नाम सबसे अधिक चर्चा में रहा है। तो इन दोनों के नाम याद रखना आप लोग, पूजा सिंह और दूसरा नाम कौन है? बसंत कुमार मेघवाल। आगे जाओ। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में शासन रहित क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2026 किस अवधि मनाया गया? यानी आज के टाइम में भी शासन रहित क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, यानी कि हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के बावजूद भी कहीं कहीं घटनाएं ऐसी देखने को आपको मिल जाएंगी कि जहां पर शासन व्यवस्था एक तरह से शून्य है। अब जरा सोचिए आप लोग कि पूरे विश्व के अंदर ऐसे कितने क्षेत्र हैं, मैं आपको बताऊं, आगे बताऊंगा मैं। तो ये होता है 25 से 31 मई को, 17 क्षेत्र के आसपास हैं, देखिए यहाँ पर। तो मनाते कब है पहले तो याद करो आप लोग, 25 मई से लेकर 31 मई को। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज भी पूरी दुनिया में लगभग 17 ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जिन्हें पूरी तरह से अपना स्वशासन प्राप्त नहीं है, यानी कि अपनी मर्जी से वो कोई काम, कोई निर्णय, कोई फैसला कुछ भी नहीं कर सकते। 17 क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं। तो इस विशेष सप्ताह को मनाने का प्रस्ताव दिसंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा पारित किया गया था, और इस सप्ताह का पहली बार आयोजन हुआ था 2000 में, ये भी याद रखना। देखिए, ये हमारे क्लास का आज अंतिम सवाल है, यानी कि हमने टॉप 15 क्वेश्चन लिए हैं आज करंट अफेयर में, जून के प्रथम अपनी क्लास में, यानी कि पहली क्लास में।
तो अब धीरे-धीरे क्वेश्चन बढ़ते जाएँगे आप लोगों के, क्योंकि अब जून का महीना खत्म होने वाला है, तो कम से कम 7, 8, 10 क्लासें हमारी आने वाली हैं। एक क्लास और है जिसमें मई के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो उन्हें मैं कल डिस्कस करूँगा आपके साथ में। तो अभी साथियों अंतिम सवाल है, देख लेते हैं हम लोग। तो मई 2026 में 89 वर्ष की आयु में अंतिम सांस लेने वाली पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध हस्ती सुमन कल्याणपुर का संबंध किस चीज से है? भाई पार्श्व गायिका, यानी ये क्या थी? गायिका थी, और इन्होंने गाने गाए थे कई सारे, बहुत बढ़िया। तो भारतीय संगीत और सिनेमा जगत की बेहद सुरीली वे प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का 31 मई को 89 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। उनका सुनहरा संगीत 1950 से लेकर 1970 के दशक तक बहुत अधिक सक्रिय ऊंचाइयों पर रहा। उन्होंने अपने करियर में हिंदी, मराठी, असमिया, गुजराती और बंगाली कई भाषाओं में गाने गाए। उन्हें वर्ष 2023 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, याद रखना आप लोग। इसके अलावा उनके द्वारा गाए गए आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे और नाना करते प्यार, ऐसे बेहतरीन गानों के लिए ये मतलब गायिका मानी जाती है। तो इनका निधन हो चुका है। तो इस तरह से साथियों ये हमारे जून के महीने की अगर हम बात कर लें, ये टॉप 15 क्वेश्चन थे आपके, जो टॉप 15 क्वेश्चन वाली क्लास थी। अब अगली क्लास आपको कल मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मई के महीने की एक क्लास रह गई है, जो 8वीं क्लास थी, वो मैंने ध्यान नहीं करा है, तो उसे कल मैं कराऊंगा आपको। उसके बाद जो अगली क्लास हमारी होगी वो परसों, यानी कि जून के महीने की। क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन, हर क्लास में जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, यानी कि एक तो करंट अफेयर अनलिमिटेड है। आप जानते हो कि पूरे विश्व के अंदर, विश्व छोड़ो अपने देश के अंदर इतनी एक्टिविटी होती है, लेकिन उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन हम लेते हैं। तो बस आप लोग सभी हमारे साथी सुबह 8 बजे के आसपास क्लास 8 से 8:30 के बीच आपको मिल जाया करेगी। तो अपने आराम से आप लोग देख लिया करना, बस अपने बाकी दोस्तों में शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए आप लोग, क्योंकि भाई यूपी ट्रिपल एससी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर सारी भर्तियों की अपडेट, सारे भर्तियों के लिए करंट अफेयर, उसके अलावा जल्दी ही दूसरी क्लासें भी हमारी शुरू होने वाली हैं। तो इसलिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है रोहित स्टडी पॉइंट, इससे आप जुड़ जाइए। और ये मेरा एप्लीकेशन है रोहित स्टडी पॉइंट, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यही आपको इस क्लास की जो मैंने आपको पीडीएफ पढ़ाई है, ये पीडीएफ आपको यही मिलने वाली है, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर और हमारे एप्लीकेशन पर। और इससे पहले मई महीने की सारी क्लास में आपको सारे क्लास की पीडीएफ डाल चुका हूं, एप्लीकेशन पर जाइए, वहां से डाउनलोड कीजिए और सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। आपकी जो परीक्षा आ रही है, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो, यूपी ट्रिपल एससी की हो या यूपी पुलिस, कोई सा भी एग्जाम आपका हो, सबके लिए सफिशिएंट है। तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करते रहिए।